आज का द हिंदू स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल रिलेटेड है सेंटर स्लेसेस एलपीजी प्राइजेस बाय 200 अहेड ऑफ पोल सेशन। मतलब बताया गया है कि सेंटर ने 200 रुपये एलपीजी प्राइजेस पर कम कर दिए हैं। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर इम्पॉर्टेंट है उज्ज्वला योजना। आप एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ का इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, मगर उसको बेसिक से लिंक किया जाता है। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उज्ज्वला योजना की नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थी। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। ठीक है, 2016 में इसे लॉन्च किया गया। इसके अंदर क्या था, ये फ्री कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा था जब ये लॉन्च हुआ था फॉर बीपीएल फैमिलीज़ के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसिज्म किया था कि बीपीएल ही फैमिलीज़ क्यों, क्योंकि बीपीएल के अलावा अदर लोग भी हैं जिसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, मगर इसका मैक्सिमम बेनिफिट बीपीएल को दिया गया, क्योंकि बीपीएल फैमिलीज जो है वो गैस को यूज़ करते हुए डरती हैं। बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कहीं गैस ब्लास्ट ना हो जाए, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत होता है। अब ये पॉल्यूशन जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही करता है, उसके अलावा इस पॉल्यूशन से टाइम बहुत कंज्यूम होता है, और टाइम कंज्यूम होता है तो जो हाउसमेड होते हैं, हाउसमेड होती हैं, वो कभी भी काम को प्रॉपर नहीं कर पाती हैं। फिर दूसरी बात, एजुकेशन के लिए टाइम नहीं मिलता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उज्ज्वला स्कीम लाई गई थी। इस उज्ज्वला स्कीम के अंदर बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए। हम लोगों को ये चीज़ जानना इम्पॉर्टेंट थी कि उज्ज्वला स्कीम कब आई थी, कौन सी मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, और किसके लिए थी, बीपीएल के लिए थी। ये 3-4 चीज़ें जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल सीजेआई ने जो कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड कब रिस्टोर होगा। तो सेंटर ने एज्योर किया है कि जे.एंड.के का हम स्टेटहुड जो है दे देंगे, स्टेटहुड प्रोवाइड कर देंगे, मगर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी रखेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको आर्टिकल 3 के बारे में बताया था, आज मैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। क्या होता है, जब आर्टिकल 2 वहाँ लागू होता है जब हम फॉरेन टेरिटरी को अपने इंडिया में इंक्लूड करते हैं, और जो आर्टिकल 3 है वो लागू होता है इंटरनली। इंटरनली का मतलब है हम अपने अंदर के स्टेट में, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, अंदर के स्टेट में नाम चेंज करते हैं, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। ठीक है, आर्टिकल 2 उस केस में लागू नहीं होता है अगर हम किसी को अपनी टेरिटरी देते हैं। जैसे 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर हमने बांग्लादेश को कुछ टेरिटरी दी थी। ठीक है, कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को दी थी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया था। आप किसी को भी अपनी टेरिटरी बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 368 के अंदर नहीं दे, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के नहीं दे सकते। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कैसे बांग्लादेश को 100th कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बांग्लादेश को ये चीज़ प्रोवाइड की गई, और इंडियन की टेरिटरी जो हमने दी उन्हें अपनी टेरिटरी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर लाया गया। जबकि हम जब फॉरेन टेरिटरी और अपनी इंटरनल टेरिटरी में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू 2 और आर्टिकल 3 रिस्पेक्टिवली, तो जो हम अमेंडमेंट करते हैं उसमें केवल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, और कोई भी बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने से पहले प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर जानी। आप ये चीज़ जान लीजिए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में आपको डिफरेंस हर हाल में पता होना चाहिए। आर्टिकल 2 न्यू स्टेट को फॉर्मेशन की बात करता है, मगर आर्टिकल 2 की खासियत ये है
कि हम कोई फॉरेन टेरिटरी अपने इंडिया में इंक्लूड करते हैं, उस केस में आर्टिकल 2 लागू होता है। जबकि आर्टिकल 3 दो या दो से अधिक स्टेट को मर्जर करने में, उनका नाम चेंज करने में, नए स्टेट बनाने में इंटरनली लागू होता है, ठीक है। और जो आर्टिकल 2 है वो एक्सटर्नली लागू होता है कि आप किसी भी टेरिटरी को इंडिया में इंक्लूड कर रहे हैं। मगर जब भी हम कोई भी फॉरेन टेरिटरी इंक्लूड करेंगे इंडिया में, तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत हमें पड़ती है केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जब हम किसी को अपनी फॉरेन टेरिटरी देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो उसको दोबारा सुनिए, अगर तब भी प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा। अगला आर्टिकल रिलेटेड है इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड। क्या हुआ है, अभी नितिन गडकरी साहब ने वर्ल्ड की फर्स्ट इथेनॉल फ्यूल्ड कार लॉन्च की है। ये टोयोटा के द्वारा लॉन्च की गई है इथेनॉल फ्यूल्ड कार, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, और अदर चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इथेनॉल की कैसे ब्लेंडिंग होती है, इथेनॉल कैसे बनता है, और इथेनॉल वोलाटाइल है, कैसी इसकी स्मेल है। ये सब चीज़ें यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती हैं। पहले हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं 2020 का, जिसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। मतलब बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए हम किसका एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए कसावा है, इसमें डैमेज विड ग्रेन है, और ग्राउंडनट सीड्स हैं, हॉर्स ग्राम है, रोटन पोटैटो है, शुगर बीट है, ठीक है। आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, जब कोई भी स्कीम लॉन्च होती है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को अगर आपने पकड़ लिया तो उसी ऑब्जेक्टिव से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें आप देखेंगे ये ग्राउंड नट सीड्स और हॉर्स ग्राम नहीं आता था, बाकी सब आते। तो इसका आंसर ये है 1, 2, 5, 6। आपको मैं यहाँ एक्सप्लेन करके बता देता हूँ क्यों। जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी तब इथेनॉल के प्रोडक्शन में डैमेज प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता था। देखो, डैमेज फूड ग्रेन्स, ठीक है, और जो अनफिट हो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। और फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ 2020 के बाद। तो इसमें सरप्लस क्वांटिटी भी आने लगी, इसका स्कोप रॉ मटेरियल में इंक्रीज़ कर दिया गया। तो मतलब क्रिटिसिज्म इसका यही है कि आप कैसे जो क्वांटिटी है जो फूड ग्रेन में यूज़ होती है, जिस तरह से हमारा इंडिया वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 101 रैंक पर आ रहा है, इतनी हाईएस्ट रैंक है, तो इससे हमारे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप फूड प्रोडक्ट को इथेनॉल में यूज़ कर रहे हो, तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि कैसे आप जो फूड प्रोडक्ट है वहाँ यूज़ कर रहे हैं उसे इथेनॉल के प्रोडक्शन में, और हमें लॉस हो रहा। तो हमने ये चीज़ देखी कि कैसे 2020 में क्वेश्चन बनाया गया। अगर आपको ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर होता तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, ठीक है। ये हमने एक्सप्लेनेशन देखा। अब देखते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है। क्या होता है, जब शुगर केन को ईस्ट के द्वारा फर्मेंट किया जाता है और या फिर पेट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा फर्मेंट किया जाता है, तो उससे एक इथेनॉल, एक फ्यूल बनता है, उसे इथेनॉल कहते हैं। तो ये इथेनॉल इंडिया में इसका एम क्या है, इसका एम मेन है रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट। क्योंकि इंडिया अभी अप्रॉक्स 85% एनर्जी का जो डिपेंडेंट है वो इम्पोर्ट पर है। तो हम अपने इम्पोर्ट के प्राइजेस को घटाना चाहते हैं, अपने डॉलर को कंजर्व करके रखना चाहते हैं, ताकि हम बाहर मार्केट में हमारी इकॉनमी नंबर 1 पर आ सके, ठीक है। तो ये पहली बात ये हो गई। फिर दूसरी बात ये क्या करेगा, कार्बन के इमिशन को घटाएगा, फिर फार्मर की इनकम को बूस्ट करेगा। अब ब्लेंडिंग टारगेट देख लो, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10% ब्लेंडिंग टारगेट 2022 तक रखा था, मगर इसे 10% टारगेट को पहले ही अचीव कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा एडवांस में। तो इसको क्या किया गया, जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था पेट्रोल के साथ, उसको 2030 था, उसको 2030 ना करके 2025 कर दिया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी तक आर्टिकल में यही आई है।
यही चीज़ इम्पॉर्टेंट आई है कि हमारा ब्लेंडिंग टारगेट जो है पेट्रोल में इथेनॉल का, वो कब तक हमें पूरा करना है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस की बात की गई है। आप सिग्निफिकेंस देखेंगे तो मैंने आपको बताई है, ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी को। पेट्रोलियम जो हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपेंसिव होता है, पॉल्यूशन होता है इतना, 85% ऑयल रिक्वायरमेंट हमारी इंडिया की इंपोर्ट से होती है। मनी को सेव करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम डॉलर कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में व्यापार करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं तो वो डॉलर में होता है, क्योंकि डॉलर एक वैल्यूएबल करेंसी है। तो डॉलर जितने ज़्यादा हमारे इंडिया से जाएंगे उससे ज़्यादा हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में प्रॉब्लम आ सकती है, जो बैलेंस मेंटेन रखा है। ठीक है, लेस पॉल्यूटिंग होता है। ठीक है, और इफ़िशियंसी भी जो होती है, लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल एंड ऑफर इक्विवेलेंट इफिशियंसी एट लोअर कॉस्ट देन पेट्रोल। मतलब उसकी इफिशियंसी इक्विवेलेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम है। तो इथेनॉल की ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मगर एक चीज़ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया में इंजन को बहुत मॉडिफाइड करना पड़ रहा है। मैंने सुना है कि जैसे जैसे हम इथेनॉल फ्यूल को यूज़ करते हैं तो इंजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे उसको मॉडिफाइड करना पड़ता है, जल्दी जल्दी रिपेयर कराना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे डिस्टॉर्शन इफेक्ट पड़ते हैं इथेनॉल के द्वारा। इशू क्या है इससे रिलेटेड? नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल से रिलेटेड इशू क्या है कि आपने शुरू में जो है फीड स्टॉक को इंक्लूड किया था, जैसे ग्रेन सरप्लस और ग्रासेस को, एल्गी को, मगर धीरे धीरे आप क्या कर गए, फूड की तरफ बढ़ गए, जिससे क्या हो सकता है, हमारे इंडिया में फूड क्राइसिस इमर्ज हो सकता है। हंगर का रिस्क ऑलरेडी है, हम जानते हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 101 है 116 में, तो ये बहुत वास्ट रैंकिंग है, तो इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम इथेनॉल के जान लेते हैं कि कैसे इथेनॉल है, क्या चीज़ है। इथेनॉल पहली बात ऑर्गेनिक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है, इथेनॉल वोलाटाइल होता है, फ्लेमेबल होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, वाइन लाइक ऑडोर होता है, पंजेंट टेस्ट होता है। पंजेंट टेस्ट का मतलब होता है तीखा तीखा टेस्ट होना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ऐसे और पीसीएस बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें डालती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोलाटाइल, फ्लेमेबल, कलरलेस लिक्विड, वाइन लाइक ऑडोर, पंजेंट टेस्ट। ठीक है, इथेनॉल जो है हाई स्टार्च कंटेंट जो प्रोडक्ट होते हैं उनके द्वारा बनता है। ये मेनली शुगर मोलासेस से बनता है। मोलासेस मतलब गुड़, जो गुड़ हमारे यहाँ यूज़ होता है उसके द्वारा ये बनता है। गैसोलीन में हमने देख ही लिया, पेट्रोल में इसको ब्लेंड किया जाता है। इथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है। क्यों रिन्यूएबल फ्यूल है? क्योंकि इसे सन के द्वारा हार्नेस किया जाता है, इसके प्लांट को। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए। तो मैंने इथेनॉल के सारे बेसिक क्लियर कर दें। ये ऑल अबाउट इथेनॉल था, आपको कहीं भी जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ है कि 26th मीटिंग होम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की गई वेस्टर्न जोनल काउंसिल की। तो वेस्ट जोनल काउंसिल को हम डिस्कस कर लेते हैं। आजकल क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा कि जोनल काउंसिल जो है नेहरू जी के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया, जोनल काउंसिल का कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट टाइम पीएम नेहरू ने 1956 में से इंट्रोड्यूस किया, और ये आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था। रिकमेंड करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था, रिकमेंड करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था लिंग्विस्टिक हॉस्टिलिटी जो चल रही थी। आंध्रा में 1% जो मरा था, उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। देखो यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, तो 5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जोनल काउंसिल की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसको 1971 के अप्रॉक्स लाया गया। जोनल काउंसिल एक स्टेचुटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, इसका स्टेचुटरी बॉडी मैंने आपको भी पहले ही बताया, जो भी बॉडी लॉ से बनाई जाती है और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं होता है उसे स्टेचुटरी बॉडी कहते हैं, और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिक्र होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। ठीक है, 5 जोनल काउंसिल बनाई गई, आपको पता ही है, नॉर्थ, सेंटर, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न जोनल काउंसिल। नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल स्टेबलाइज नहीं की गई थी। नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल
1972 में आई। अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो आपको नोट करना ही करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिक्किम जो जब नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल बना तो सिक्किम उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। सिक्किम को 2002 के अप्रॉक्स इंक्लूड किया गया। ये थोड़ा सा डेट कंफर्म नहीं है मुझे, आप कंफर्म कर लेना। सिक्किम को बाद को इंक्लूड किया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड बी नोट दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। देखो ये चेयरमैन आपको पता ही है, होम मिनिस्टर, इसको कोई भी काउंसिल जोनल काउंसिल की मीटिंग होगी होम मिनिस्टर चेयर करेंगे। 22 चेयरमैन रोटेशन के हिसाब से ईच स्टेट होल्डिंग करता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक साल के लिए। मेंबर जो है चीफ मिनिस्टर और 2 मिनिस्टर जो होते हैं गवर्नर के द्वारा भेजे जाते हैं, गवर्नर उनको अपॉइंट करता है। नीति आयोग के भी मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी वगैरह भी होते हैं। ठीक है, आप ये देख लीजिए जोनल काउंसिल का मैप, ये जोनल काउंसिल है। ये देखो सिक्किम को जो है वो बाद को इंक्लूड किया गया, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, आपको याद रहेगा, सिक्किम जो है बाद को इंक्लूड किया गया। ठीक है, अब देखो सेंट्रल जोनल काउंसिल उत्तराखंड तक को इंक्लूड करती है, जबकि नॉर्थर्न जोनल काउंसिल उत्तराखंड को इंक्लूड नहीं करती। ये सब चीज़ें देखना होती हैं कि वेस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन से स्टेट हैं। साउथर्न कौन जोनल काउंसिल देखो अंडमान भी है और लक्षद्वीप भी साउथर्न जोनल काउंसिल में। ये सब चीज़ें हमें देखना होती हैं। ठीक है, तो ये आज के हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।